तीन सवाल दरअसल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत केरल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव की निशानी है? हालांकि बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कोशिश करी है, लेकिन अभी भी एक सीट भी वहां पर जीत नहीं पाई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा है, लेकिन सीट नहीं जीत पाए हैं। लेकिन इस बार नगर निगम में सत्ता के बाद क्या बढ़ते प्रभाव की निशानी माना जाए? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस बोलने से बीजेपी को ध्रुवीकरण का फायदा मिल पाएगा? क्योंकि इस बार सीधा निशाना, यह पहली बार इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार यह कहते हैं कि ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों को कांग्रेस पार्टी मदद करती है, और यहां पर भी वही आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या केरल कांग्रेस में गुटबंदी आगामी चुनाव में यूडीएफ पर भारी पड़ सकती है? पिछली बार भी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वहां पर कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बना पाई थी, जबकि एलडीएफ की सत्ता, पहली बार केरल के भीतर ऐसा हुआ कि एलडीएफ की सत्ता वहां पर बन पाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक सैंपल सर्वे भी हम आपको बता रहे हैं। वोट वाइब की ओर से दरअसल ये सर्वे किया गया 20 जनवरी से लेकर, उस पर भी हम जाएंगे और वहां पर भी हम बात करेंगे। अमिताभ तिवारी उस पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। शहजाद, इस बार फिर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम कार्ड निकाला हुआ है और इस बार फिर कांग्रेस को कह रहे हैं मुस्लिम लीग कांग्रेस। माओइस्ट उसमें जोड़ा गया है, एलडीएफ की सरकार है, मैं समझ सकता हूं, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस वहां पर वो कह रहे हैं कट्टरपंथी ताकतों को कांग्रेस पार्टी वहां पर मदद कर रही है, और इस जमीन को अगर इससे छुड़ाना है, कांग्रेस से बचाना है, मुस्लिम लीग कांग्रेस से, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे। तो एक नया एजेंडा प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात सिर्फ यही दिखाई देती है इसमें कि लेफ्ट पार्टीज भी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है। वहां पर जमाते इस्लामी के जो नेता वहां पर बयानबाजी कर रहे थे इस्लामिक स्टेट को लेकर, उसको लेकर भी लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस को ही निशाना बना रही थी, और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। यही रणनीति है केरल को लेकर आपकी? साहिल जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है केरल में, और किस प्रकार से सबरीमला गोल्ड लूट स्कैम से लेकर वहां पर अलग अलग स्कैम्स किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो केरल का है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट केरल में है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन केरल में है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट, मतलब प्रति लाख कितने क्राइम होते हैं वो केरल में है, वर्स्ट परफॉर्मिंग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में केरल ही है। तो ये बातें भी केरल के बारे में प्रधानमंत्री ने बताई, और ये भी बताया कि किस प्रकार से चाहे आईएनएस विक्रांत का बनाने का काम हो, लॉन्गेस्ट टनल रोड हो, 72,000 करोड़ का यूपीए ने फंड्स दिया, हमने 3 लाख करोड़ फंड्स दिया है केरल को, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना हो, 28 लाख लोगों को पीएम किसान देना हो, 40 लाख लोगों को जल जीवन टैप कनेक्शन देना हो, ये भी प्रधानमंत्री ने गिनाया। परंतु मैं आपके सवाल पे आना चाहता हूं। आपके सवाल पे इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि साहिल जी, आप और मैं दोनों महाराष्ट्र से मूलतः, और साहिल जी महाराष्ट्र के बारे में यह कहा जाता था एक समय पर कि ये कांग्रेस का इतना मजबूत गढ़ है 1960 से लेकर 2004 तक, याद होगा आपको साहिल भाई, कि बीजेपी शिवसेना की सरकार केवल 4 वर्ष बनी थी, और आज आप देखिए 14 से लेकर लगातार हमारी तीसरी बार महाराष्ट्र में सरकार, हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार, असम में दूसरी बार हमारी सरकार, त्रिपुरा में 25 साल की लेफ्ट की सरकार डिस्प्लेस करके वहां पर हमारी सरकार, नॉर्थ ईस्ट में लगभग सब जगह हमारी सरकार या वहां पर नॉन कांग्रेस की सरकार, ओडिशा में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार। आपने जो अभी कहा ना कि दक्षिण में हम लोग द्वार खोलने जा रहे हैं, नहीं साहिल जी, आप तो बहुत ही मजबूत पत्रकार है, आप पूरा डेटा लेकर आप सब जानते हैं। कर्नाटका में अनेकों बार सरकार बनी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोजीशन में। तेलंगाना में कर्नाटक का जिक्र किया आपने, नहीं सुना? क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस तो मानो एक ही ना तेलंगाना में भी मैंने कर्नाटक का जिक्र किया ना, मैंने कहा ना उसमें कि कर्नाटक में आप जीत पाए, आंध्र प्रदेश में भी आपकी कोशिश सफल रही, लेकिन केरल और तमिलनाडु, ये 2 राज्य ऐसे, मैंने शुरुआत में ये बात कहा थी, आप भी छलनी लगाकर मेरी बातें सुनते हैं शहजाद, ये ठीक नहीं है। हाँ, पूरी बातें सुन लिया कर, छलनी मत लगाइए। मेरा तो आपके ऊपर मेरा अत्यंत प्रेम और स्नेह है, और मैं आपके ऊपर इतना गर्व करता हूं, आपने जिस प्रकार से इस शो को भी उठाने का और आगे बढ़ाने का काम किया, मैं तो आप पे बहुत गर्व करता हूं। साहिल भाई बस 20-25 सेकंड मेरी बात, धन्यवाद। ऐसा है, मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूं कि 2019 हो 24 हो, वहां पर भी तेलंगाना में भी हमारा परफॉर्मेंस एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम ही है।
अगर तमिलनाडु भी देखेंगे तो डीएमके तो कांग्रेस तो उसकी पिछलग्गू है, ऑपोजिशन में हम ही हैं, सब हम ही को लड़ते हैं, हम ही सनातन और हिंदू की बात करते हैं, बाकी सब तो देश विरोधी बातें करते हैं, वहां पे उदयनिधि को बचाने की बात करते हैं। अब आते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री ने यह बात की। एलडीएफ और यूडीएफ एक ही कम्युनल और करप्ट सिक्के के दो पहलू। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक हमास के सामने, हमास को प्लेटफॉर्म दिया था लेफ्ट पार्टीज ने, तो दूसरी जमात के सामने। और जमात का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, जमात का आरोप वीडी सतीशन ने माना है कि हाँ वो हमारे साथ है और इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है। ये जमात के मेंबर ने बोला तो उन्होंने बोला छोड़ दीजिए इस बात को। के मुरलीधरन उनके नेता ने बोला कि निलंबुर बाइपोल में उन्होंने हमें समर्थन किया। उनके एको एक नेता जो है वो पीएफआई और एसडीपीआई के साथ स्टैंड लेते हैं, कभी कर्नाटका में मेयर बनाते हैं एसडीपीआई के साथ, कभी पीएफआई के केस विड्रॉ करते हैं और उन्हीं का सपोर्ट वायनाड में लेते हैं। पिनराई विजयन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जमात की चंगुल में आ चुकी है। तो मुनब्बम में जब वक्फ जो है लैंड चर्च की छीनता है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए मुंह नहीं खोलती। लव जिहाद का विषय जब केरल का हाईकोर्ट बोलता है तो ओमन चांडी एक समय पर उस पर बोलते थे, पर वो कांग्रेस पार्टी आज चुप हो चुकी है। और क्रिश्चियन चर्च उसके लिए आंसू बहाता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये विषय तो जनता के उठाए हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड और आखिरी लेकर मैं बात रखूंगा। ये केरल में कांग्रेस और लेफ्ट की कुश्ती और दिल्ली और बंगाल में ये दोस्ती, ये वहां पर मस्ती और वहां पर कुश्ती, कैसा मॉडल है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय मित्र कुमार मंगलम जी आए हैं, कुमार मंगलम जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि लेफ्ट आपको कांग्रेस को बोलती है कम्युनल है केरल में, और बंगाल में आपको सेकुलर नजर आते हैं, आप उनके साथ हो जाते हैं। केरल वाले बोलते हैं कर्नाटका में बुलडोजर का गलत इस्तेमाल होता है तो डीके शिव कुमार बोलते हैं वी डोंट वांट एनी केरलाइट्स, और फिर आप जाकर दिल्ली में उनके साथ दोस्ती कर देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले इनसे पूछिए इनका स्टेटस क्या, रिलेशनशिप स्टेटस होता है ना फेसबुक पे, साहिल इनसे पूछिए इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है भाई लेफ्ट के साथ। रिलेशनशिप स्टेटस, मोहन कुमार मंगलम, ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मैं जरा अखबार पढ़ रहा था, वहां के ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी जमात वाली, एके बालन जो सीपीएम के लीडर है वो तो आरोप लगा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि सीपीएम के नेता बात कर रहे हैं। वो तो कहने लगे कि अगर यूडीएफ की सत्ता आती है तो जमात के नेता को गृह विभाग सौंप दिया जाएगा, गृह मंत्री बन जाएंगे वहां पर। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि लेफ्ट भी जो आरोप लगा रही है वही आरोप करीब करीब भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगा रही है। तो ऐसा क्या है कि आप पर एक बार फिर पंथियों को साथ में लेने का या मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप केरल के भीतर लगाने की कोशिश हो रही है? साहिल जी, आरोप नया तो नहीं है, ये तो मोदी जी हमारे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर पार्लियामेंट से लगाते आ रही है, पिछले चुनाव से भी लगाते आ रही है। इससे इनको, ये लोग एक मुद्दे के खोज में हैं। एक्चुअली लेफ्ट को भी यही प्रॉब्लम है। लेफ्ट, आपका सर्वे खुद दिखाता है कि सत्ता विरोधी एक लहर चली है केरला में, तो ऑब्वियसली उनको कोई मुद्दा चाहिए कांग्रेस को अपोज करने के लिए। देखिए, रियलिटी तो ये है कि केरला में दो फॉर्मेशन है, एक एलडीएफ और यूडीएफ। 6 म्यूनिसिपैलिटीज में से एक मेयर ये लोग जीते हैं, तो इनको लगता है कि इनकी जमीन में इनको थोड़ी पकड़ मिल गई है। एक्चुअली सच तो ये है कि अगर आप तिरुवनंतपुरम को लेके देखेंगे तो अगर पूरे केरला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा उसी एरिया में है। तो अगर उनको कहीं ना कहीं उनको अपना पैर जमाने की जरूरत होती तो इट वाज बाय डिफॉल्ट कि वो तिरुवनंतपुरम में ही होता। बाकी कितने ग्राम पंचायत है, कितने कॉरपोरेशन है, ये लोग कितने जीते हैं, इनको खुद ही पता है। तो इनकी केरला में जो बीजेपी की हालत है वो ये है कि भाई एक कदम आगे 2 कदम पीछे। एक एमएलए जीते थे, वो भी हार गए पिछले चुनाव में। एक एमपी इस बार जीते हैं, वो भी मुझे लगता है अगली बार हारने की सिचुएशन में ही आएंगे। धीरे धीरे इनका वोट शेयर बढ़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसी एक पार्टी मेरे स्टेट में तमिलनाडु में भी है जो पिछले 25 साल से 5%, 6%, 8%, 10% से बढ़ती जा रही है, मगर सरकार फॉर्मेशन करने के अभी वो उस सिचुएशन में नहीं आई है। तो चाहे आप जितने मुद्दे ढूंढ लीजिए, जितने आप आरोप लगा लीजिए, सच तो ये है कि आने वाले चुनाव में सत्ता विरोधी लहर में लोग कांग्रेस को ही और यूडीएफ को ही एक विकल्प की तरह देख के उनको वोट देके सत्ता में लाने वाले। वो तो बात की बात हो गई मोहन कुमार मंगलम जी। सवाल तो ये भी उठा है तो बात कर रहे हैं ना जी। देखिए, राहुल गांधी खुद केरल आ गए, ये कहकर केरल आ गए कि भाई हमको तो सेफ पैसेज चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में हारे तब केरल ने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद केरल से जीत गए। आपने क्या, उन्होंने नहीं कहा, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जीती है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है
कि प्रधानमंत्री केरल के भीतर आकर और खास करके भारतीय जनता पार्टी रोड शो कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की पूरी किस्मत चमक जाएगी एक ही चुनाव के भीतर। आज की स्थिति में भी अगर हम देखें तो 14% का वोट शेयर बीजेपी के पास है, 38%, 38.81% आपके पास भी है इस पंचायत चुनाव के बाद, नगर निगम चुनाव के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो नजर आ रही है, और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप खास करके क्या चलेगा? वही तो मैं आपको कह रहा हूं साहिल जी, मेरी बात समझिए। ये आरोप नया नहीं है, ये वही पुराना घिसा पिटा आरोप है जो मोदी जी बार बार हमारे ऊपर लगा चुके हैं। अब ये करप्शन का आरोप लगाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कल अब तमिलनाडु में इन्होंने एक पार्टी को गठबंधन में लिया है जिनके मुखिया पिछले 10 साल से सीबीआई में चार्जशीटेड हैं, जिनके सबसे करप्ट मिनिस्टर माना जाता था, और वो मिनिस्टर किस में थे? यूपीए में थे, कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस की पीरियड में ही उनके ऊपर सीबीआई केस लगाया गया और चार्जशीट भी हुआ। मगर वो केस क्यों क्लोज किया नहीं जा रहा है? क्योंकि उनको उनकी जरूरत है गठबंधन में। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार निकालने का एक ही तरीका है, सब भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले लो। यही उनका वॉशिंग मशीन इतने दिनों से चलता आ रहा है और यही उनके आरोप चलते आ रहे हैं। अब ये सब पुराने हो गए, लोग भी इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ तो नया वो मांग रहे कि मोदी जी आप कुछ तो नया बोलिए। वही पुराना गुजरात मॉडल की बात करते हैं इतने सालों बाद, वही सलमान की बात करते हैं, भटवारी की राजनीति की बात करते हैं, वही अपनी मतलब लव जिहाद की कहानियां ले आते हैं। ये सारी बातें जो ना, इनसे इनका वोट शेयर नहीं बढ़ने वाला ज्यादा, ना ही इनको अपने पैर जमाने की जगह मिलने वाली है केरला में। थोड़े वो आगे कोई मतलब क्रिएटिव बातें करें।